आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भैया जी कहीं शो में। वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शरीक हो रहे हैं और वो लोग जो रेगुलर आते रहते हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। आज तो मैं कुछ नए लोग भी देख रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हाँ, नोएडा से। किसके साथ आई? पापा कहाँ हैं? पापा बाहर गए और यहाँ पापा यहाँ टिका गए, बोले कि तुम यहीं खड़े रहना और जाना नहीं, भैया जी के शो में रहना। अच्छा, कौन सी क्लास में हो तुम? I study in 5th class. बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5वें से लेके और बड़े बड़े जितने भी तीरदास यहाँ। आप कहाँ से आए साहब? तो पहाड़गंज से आइए। आपका ये शोर शराबा सुनकर अपनी कुर्सी ये कुर्सी लेके आए। अच्छा, ये नया इंतजाम आप लोगों ने कर लिया कि अपनी कुर्सी लेके चलो। तो कहाँ से आना हुआ आपका? पहाड़गंज से। पहाड़गंज से। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने अपनी कुर्सियां लाना शुरू कर दिया है। यकीनन मुझे तय हो गया है कि चुनाव बहुत नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। 24 तारीख का। हाँ जी, बहुत अच्छे इसलिए आते हैं। बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो बहुत नहीं है हम, लेकिन हाँ ये ठीक है, गुस्सा मुझे बहुत आता है, कोशिश मैं करता हूँ। हाँ जी, अच्छा, हेयर स्टाइल बहुत सुपर है। पता नहीं तुमको क्या अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता। बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? मथुरा से। आपका भैया? सर मैं जम्मू से। जम्मू कश्मीर से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे आना हुआ जम्मू से? जम्मू से बस कहीं घूमने की दृष्टि से। घूमने की दृष्टि से। कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि सामाजिक एकता बनी रहे। सामाजिक एकता बनी रहे। वो जो ताना बाना है ना हमारा, और जो तस्वीर देख रहा था मैं बहुत देर से, इतनी अच्छी लग रही थी तस्वीर ये दोनों की बैठे हुए। मुझे लग रहा था कि बस यही हिंदुस्तान है, यही मुल्क है, सच में यही मुल्क है। बहुत अच्छा लग रही थी तस्वीर। आज राहुल गांधी लद्दाख में थे, वहां उन्होंने कोई बात कही, मैं वहां से शुरुआत करूंगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमारी है। बाजार दुकान पे मिलाया या मोहब्बत पे मिलाया था? ताली। नहीं, मैंने तो कहा, ये मेरी लाइन नहीं है, ये कांग्रेस की लाइन है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। बीजेपी वालों ने तुरंत कहा कि उनकी केवल वोट की दुकान है, जहां वोट की दुकानदारी होती है, वो वोट की दुकान है। वो कहते हैं नहीं, मेरी मोहब्बत की दुकान है। आज आगाज यहां से करेंगे और वहां तक जाएंगे जो लद्दाख में एक लड़के ने पूछा सवाल, वहां तक जाएंगे। वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको डिस्कस करना चाहिए, पूछना चाहिए। नमल जी, आपका भी स्वागत है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ जरूर करा देता हूं। कुछ देर बाद अनिल यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सैयद जव्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रभात कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब मुस्लिम समाज से हैं, पसमानदा समाज से, बहुत बहुत शुक्रिया। नवल उपाध्याय जी, आपसे एक गुजारिश है कि ज्यादा चिल्लाइएगा मत, हल्ला मत मचाइएगा, आराम से शाइस्तगी से बात कही जा सकती है। और हमारे साथ अमित श्रीवास्तव मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथी शुक्ला जी, मनु शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात शुरू करें या आप पहले रिएक्शन देंगे? मोहब्बत की दुकान वाला जी, आप बोलना चाहेंगे? रोज बोल रहे हो, कल तुम ही से शुरू किया था। एक शब्द बोलोगे? नहीं, पूरा सेंटेंस बोलोगे? नहीं, तुम दोनों नहीं बोलोगे, तुम भी नहीं बोलोगे, नया आदमी बोलेगा जी। वहां से शुरू करेंगे जी। जनाब, कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही हूं मैं। हाँ। और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 2024 का जो इलेक्शन हो, हाँ, वो मुद्दों पे हो। अगर जिसने काम किया हो वो आगे आके अपने काम बताए, कि देश को जोड़ने का जो काम करता हो, देश में अमन चैन और देश के विकास की तरफ जो बात करना चाहता हो, ना कि धर्म जात। बहुत हो चुका सर, टूट चुका है पूरा देश। धर्म जात, जहां भी जाते हैं सबसे पहले पूछते हैं जात क्या है, धर्म क्या है। किस लिए पूछ रहे हो भाई? देश पहुंच गया चंद्रमा पे और अटके पड़े हैं हम यहां। कैसी अजीब सी विडंबना है।
कैसा 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 कंट्रास्ट है। बोले भाई ये नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन सवाल आज एक युवक का है, मैं जरूर रखूंगा उसको। तो वो सरकार में आए 24 में, जो इन मुद्दों से दूर हूं। कहां से आप आना हुआ आपका? आपने भी हाथ उठाया था, कहां से आना हुआ? बुलंदशहर दिल्ली। बहुत धीरे बोल रहे, क्या तबीयत ठीक है? बुलंदशहर से। हाँ? बुलंदशहर। अरे जब मैं बोलूं जब तो थोड़ी ना तेज बोलना, वैसे भी बोलिए। बुलंदशहर से। क्या नाम है आपका? गिरीश शर्मा। बताइए, बोलिए। देखिए, मुद्दे जो होने चाहिए वो देश का जो पिछड़ा हुआ नीचे का तबके का आदमी है उससे जुड़ा हुए होने चाहिए, जो अंतिम आदमी है उसको पकड़ना चाहिए, जब ही देश हमारा उन्नति करे। क्या काम करते हैं साहब आप? जी मैं एक प्राइवेट नौकरी में हूँ, लेकिन अब फिलहाल बेरोजगार हूँ। फिलहाल बेरोजगार हूं, एक प्राइवेट नौकरी में काम करता हूं। जो हाशिए पे है मुद्दे उसके होने चाहिए, ऑफकोर्स होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिडिल क्लास कहां जाएगा, मिडिल क्लास के मुद्दे जरूर हो, लेकिन 24 में वो मुद्दे हो। तुम ऐसा करो, दूसरा डिबेट निपटाया फिर आओ, है ना? जाओ, हो गया। दुकानदारी दूसरी जगह कराओ। हाँ, सवाल यह है कि कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। मोहब्बत की दुकान में वाली बात मैंने शुरू करी है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। उन्होंने कहा ना, वोट के बाजार में वोट की दुकानदारी है। यहां से बात शुरू करेंगे। आज एक माता जी भी आई है, कहां से आना हुआ? नमस्ते। झारखंड जमशेदपुर से आई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोग्राम देखते हैं और आज हम दिल्ली आए हैं तो हम सोचे आपका प्रोग्राम में जाकर। आप मेरा प्रोग्राम देखती हैं, जमशेदपुर से आई हैं, और हम करते ही आप लोगों के लिए प्रोग्राम है, यकीनन आपके लिए प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जब माँ का आशीर्वाद होता तो जरा थोड़ा जान आ जाती है। उधर भी जरा मिल ले एक दो लोगों से, उसके बाद शोबे घूमता हूं मैं। कहां से आना हुआ? आगे आइए। कहां से आई? सीतामढ़ी से आए हैं। सीतामढ़ी, बिहार। और आपके जरिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल कहिए। मैंने सभी एक मिनट जी। सभी मैंने दल से हाँ, कि देखिए, आरक्षण जो है ना, कोई भी आदमी 30 साल 35 साल अपना जीवन का दे देता है। हाँ, हाँ, किसी भी सर्विस में। हाँ, तो उसके आरक्षण को लोग काट रहे हैं, कोई भी दल, सभी दलों के लोग। तो वो छोड़ के वो अपना, जैसे कि विधायक, जैसे कि कोई सांसद, ये लोग अपना ये नहीं ले पेंशन, उन्हें पेंशन दे। मतलब आपके दो बातें कही, एक तो आपने कहा रिजर्वेशन और एक आपने कहा कि पेंशन। तो जो नेता है वो पेंशन ना ले, और रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं समझ गया था, आपका सवाल समझ गया था। रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और पेंशन जो है वो नेता लोग ना ले। नेता लोग पेंशन क्यों लेंगे? बात शुरू करता हूं मोहब्बत की दुकान से, बीजेपी से आगाज करता हूं। एक मिनट भाई, अगर मन ना लग रहा हो और अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं वो भी इंतजाम सारे हैं मेरे पास। नहीं तो कहां से आना हुआ? आगे आओ। कहां से आना हुआ? दिव्यापुर। हाँ, हाथ छोड़ दो पहले, आगे आ जाओ। हाँ, कहां से? औरैया। औरैया से। तो सब ठीक तो है ना? बिल्कुल एकदम आराम से खड़े रहो ना, ऐसे ही हंसते हो ना हमेशा। क्या काम करते हो? स्टूडेंट है। किस क्लास में? ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। अब क्या कर रहे हो? बैंक की तैयारी। ठीक है, करो तक बैंक की तैयारी। आता हूं जी। अनुजा। राहुल गांधी जी हमेशा से एक अपनी पंच लाइन वन लाइनर छोड़ कर आ जाते, ना किसी के समझ में आता है और समझ के परे है। जिस मोहब्बत की दुकान के बारे में ये बात कर रहे हैं, पहले वो सोने की चिड़िया हमारा देश हुआ करता था, हमारा भारत। इन्हीं सोने की चिड़िया की मोहब्बत की दुकान का ये कांड है कि जवाहरलाल नेहरू ने चाइनीज एक्सकर्शन के दौरान 38,000 स्क्वायर मीटर किलोमीटर इन्होंने चाइना को दान कर दिया। ये है मोहब्बत की दुकान इनकी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वहां पर पीएफआई के साथ इनका समझौता, ये है मोहब्बत की दुकान। वहां पर जब सब लोग जाते थे, हम लोग, आज तो राहुल गांधी जी वहां पे आइसिंग कर रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं। अरे लद्दाख में आपको सड़क मिल गई तो आप अपनी हमको दिखाने की दिखा रहे रॉयल एनफील्ड। हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सड़क हमने बनाई है, ये अब बनाई है मोदी जी के टाइम पर। अरे आपसे लद्दाख ने मांगा था स्टेटस, उन्होंने कहा था कि 1949 में हमारे को लद्दाख का स्टेटस दे दो यूटी का, पर जवाहरलाल नेहरू जी कहेंगे नो। कहां से आना हुआ भैया? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहां से? मधुबनी जिला, मिथिला राज्य से। अच्छा, मिथिला राज्य से। क्या नाम हो गया भैया आपका? हम झा।
शुभम झा, क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ मैम से। अरे रुको यार, पहले आप, तुम ज्यादा जरूर, मैम से ज्यादा जरूरी तुम हो मेरे लिए, समझ लो। बिल्कुल एकदम मेरे आंख में तारा हो बिल्कुल। तो बताओ एक काम क्या कर रहे हो? मैं बैंक में हूँ, प्राइवेट बैंक में हूँ। प्राइवेट बैंक में हो, अच्छा। तो पगार क्या चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। बस मैम ने एक सवाल उठाया है कि राहुल गांधी रॉयल एनफील्ड लेकर लद्दाख में चले। मैम वो एक फिल्म देख लेते दिलवाले दुल्हनिया, उसी सड़क पे शूट हुआ था, वो रोड तब की है। अगर मोदी सरकार ने बनाया है तो वो टेंडर दिखा दीजिए पब्लिक में। और दूसरी बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी इतने ही नाकाबिल पॉलिटिशियन हैं तो क्यों बीजेपी की प्रवक्ता उनके एक पंच लाइन के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रवक्ता, जनता सब उनके खिलाफ आ जाती हो? No, of course, I will ask you. From where you are? कहाँ से आना हुआ? I'm from Delhi. दिल्ली। And what you are doing? क्या कर रही हैं? I'm a student. Student है, you also. कहाँ से हैं आप? I'm from Bhopal. भोपाल। और आप? Delhi as well. दिल्ली से। बस एंजॉय करिए, मैं सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। Of course you want to respond? जी, very quick. अब आपको क्या बताएं, लद्दाख तो आप गए नहीं। अगर आप लद्दाख गए होते तो आपको पता चलता। लद्दाख सब लोग बचपन से जाते आए हैं, सब लोग जानते हैं। और जिस पंच लाइन की आप बात कर रहे हैं ना, वो पंच लाइन लो बेल्ट पंच लाइन मारने की कोशिश जो करने की कोशिश करते हैं। हम लोग उस चीज से डरते नहीं। मोदी जी और राजनाथ जी ने ये बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाकर अपने पास एक तरीके का डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया है, क्या इनके जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे था? आपने लेट मी करेक्ट। जवाबी कीर्तन नहीं चला। लेट मी करेक्ट। इनके जवाहरलाल नेहरू नहीं, जितने जवाहरलाल नेहरू आपके उतने ही जवाहरलाल नेहरू मेरे भी। ये तो वेरी क्लियर, दिस शुड बी वेरी क्लियर, दिस वेरी क्लियर। तो जितने मेरे हैं उतने आपके हैं, इतने जब्बात के उतने सारे लोगों के। रुको, यू हैव टू वेट। जवाहरलाल नेहरू सबके बराबर जी। अभी नहीं, विचारधारा से मतभेद हो सकता है। नो, विचारधारा से मतभेद हो सकता है मेरा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से कोई मतभेद थोड़ी ना है, उनकी विचारधारा से हो सकता है। जी, वेरी क्विक। अनिल जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। प्रतीक भाई, अभी अनुजा ने कहा कि राहुल गांधी जी और उनके ऊपर मोहब्बत समझ में नहीं आती। नफरत करने वालों को कभी मोहब्बत समझ में नहीं आ सकती। ये आपत्ति है, ये समस्या है। और अभी इस युवक ने कहा कि जब राहुल गांधी साहब बोलते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से लेकर लाइन तक से आकर बोलने लगते हैं। वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल हक और सच बात कर रहे हैं, वो कभी झूठ बात नहीं कहते। उन्होंने हमेशा एज ए विपक्ष जो है आपको सचाया है, जिताया है। कोरोना महामारी में भी राहुल गांधी साहब ने आपको बताया था कि वेरी बिग सुनामी इज कमिंग इन इंडिया राइट नाउ, और आपने उनका मजाक बनाया। जीएसटी लेकर के आते हैं, छोटा व्यापारी खत्म हो गया। नोटबंदी आपने करी कि मास्टर स्ट्रोक हमने मारा था जाकर के। 50 दिन दीजिएगा मित्रों, 50 दिन का, अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, मेरा गलत इरादा निकल जाए। कौन से चौराहे पे आएंगे साहब? जी, वेरी क्विक। राहुल गांधी जी पे जो उन्होंने बात कही और जिस लड़के के जवाब में कहा, मुझे लगता है राहुल गांधी जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने और अपने गठबंधन के सभी मुख्यमंत्रियों को कैसे कटघरे में कर देते हैं। समझिए, ये कह रहे हैं पूरे देश में मुसलमान असुरक्षित है। 14 राज्यों में तो कांग्रेस और इनके जो INDIA गठबंधन के मुख्यमंत्री है वे निकम्मे साबित हो गए एक ही स्टेटमेंट से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उस मुख्यमंत्री के पास होता है। राहुल गांधी को बचाने के लिए अशोक गहलोत को निकम्मा कर रहे हैं आप लोग, और अशोक गहलोत जी भी ताली मार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा? बहुत विचारणीय प्रश्न है सर। आपने कहा राहुल गांधी जी हमेशा से कहे हैं सही बात। अरे राहुल गांधी जी वो है ना कि कैबिनेट लाती है एक नोटिस, एक फैसला लेती है, उसको कहते हैं फाड़ देंगे। उस कैबिनेट में जिस कैबिनेट की तमाम मंत्री आपके माता के सामने झुक रहे थे, उस कैबिनेट को आपने फाड़ा है। दूसरी बात, ईडी की बात आप करते हो। अरे ईडी का छापा जिस घर में पड़ रहा है वहां से 800 करोड़ निकल रहा है, 200 करोड़ निकल रहा है। आपके पास 2004 से 2014 था। सर एक पॉइंट 2004 से 2014 तक आपके पास यही ईडी थी, आपने स्थापना की, सीबीआई थी। अब सुनोगे नहीं जब तक रखूंगा। और मैं आज जब्बार भाई से पूछता हूं, आप अपने समाज में जाओ। अब सुनो,
अब जवाब भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने समाज में जाना और अपने गरीब गुर्बत में जो मुस्लिम है, जिनकी अवस्था, जिनकी अशिक्षा, जिनकी अवस्था 70 वर्षों में दलितों से भी कम है, उन मुसलमानों को आपकी पार्टी ने क्या दिया कि आज सबसे पीछे यह प्रश्न। वेरी क्विक कोई शेर वेर लाए हो आज? क्या लाए हो? सुनाओ जल्दी से। कमिंग जस्ट हैव वाटर। जी, मोहब्बत पे बात हो रही थी। मोहब्बत पे लाए हो? मोहब्बत की है कभी? नहीं, पर करी नहीं। अरे तो जब मोहब्बत की नहीं तो शेर कैसे लिखोगे? अच्छा, करी है? नहीं करी। वैसे एक सच तो ये है, कला उसकी पहचान जरूरी नहीं कि वो मोहब्बत करे, वो तो वहां तक पहुंच सकता है। जी आप इरशाद बोलिए। तेरे प्यार में जख्मी होकर बैठा हूँ। तेरे प्यार में, देखो शाइस्तगी से सुनोगे तो ये शेर यहाँ पे है, और अगर बदतमीजी की तो भगा दूंगा। आराम से सुनो। तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यार में जख्मी होकर बैठा हूँ, तेरे प्यार में जख्मी होकर बैठा हूँ, जमीन पे नहीं अंगारों पे बैठा हूँ। मैंने तो सोचा था कि जमीन पे नहीं आसमानों पे बैठा हूँ। मैं आया। वेरी क्विक। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं, हो जाता है। देखिए, मैं अभी सुन रहा था, एक सज्जन ने कहा कि देश में बात मुद्दों पर होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान पर नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ही कहा, लेकिन उसके बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी के और जो सहयोगी हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बातें करी। अब सुन लीजिए, अब ये सुन लो, बात बीच में सुन लेंगे। देखिए, आज जो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया है, वो शब्द जरूर राहुल गांधी जी के थे, लेकिन जो भावनाएं थी वो आम आदमी की थी। जो आज देश का आम आदमी सोच रहा है, वो उन भावनाओं को उन्होंने जाहिर किया। उन्होंने किस बात पे बात किया? उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की हिंसा के खिलाफ, इनके जो दंगा कराने की जो नीति है उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं और मोहब्बत को फैलाने का काम कर रहा हूं। आप किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिएगा, वो बता देगा कोई आम आदमी दंगा नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि देश में अमन चैन शांति रहे। आप हर आदमी घर से सुरक्षित होकर जाना चाहता है। दूसरी बात, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नूह में जब घटना घटी तो कराने वाले बजरंग दल वाले लोग बाहर आ गए, बुलंदशहर में घटना घटी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर आ गए, जिसमें कि इंस्पेक्टर की हत्या तक हुई थी। और कर्नाटक में तो आपने देखा कि अमित शाह ने धमकी तक दी कि अगर भाई नहीं जिताया तो दंगे करा देंगे। अब मैं बात करता हूं, दूसरी बात उन्होंने करी रोजगार की। आज इस यहां पर मौजूद कितने सारे ऐसे बाप होंगे जो शाम को घर जाते हैं और उनकी कलेजा फटता होगा जब घर में नौजवान बेटे को, जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद घर में बेरोजगार पड़ा है, निठल्ला पड़ा है, उसे देख के उनकी छाती फटती होगी। राहुल गांधी ने आज बेरोजगारी पर बात करी है, और ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है, मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं। इस देश में 9,80,000 नौकरियां सरकारी खाली हैं आज की तारीख में। 3 लाख तो आपको बता रहा हूं रेलवे में खाली है, 2 लाख से ज्यादा डिफेंस में और 1 लाख से ज्यादा होम मिनिस्ट्री में खाली है। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि इनकी नियत नहीं है नौजवानों को नौकरी देने की। अब आया जस्ट मिनट, होल्ड ऑन जी। जनाब अली, कहां से आना हुआ? विवासी सिद्धार्थनगर जी, यूपी से। जी जनाब, क्या नाम है आपका? अरे बोलेगा कौन तुम लोग? अरे सर इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जैसे कि वेरी क्विक। रोजगार की बात कर रहे हैं हमारे मित्र, चलिए आप कैमरा लेकर के चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि बहुत बड़े बड़े डिग्री लिए हुए लड़के लाल किले के पटरी पर बैठ करके बाल लगा रहे हैं। 2014 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब इनकी सरकार थी। ये रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के मुद्दे पर तो इनको भारत की जनता ने बाहर निकाला था। दूसरी बात, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं आप। कहा हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत देख रही हो, कभी आप कहते हो जहरीला सांप देश के प्रधानमंत्री को, ये मोहब्बत है आपकी? अपने देश के प्रधानमंत्री को जो भारत के हित के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, आप उसको जहरीला सांप बोलते हो, मौत का सौदागर बोलते हो, उसको नीच शब्द बोलते हो। क्या ये बताओ भाई मेरे, आपकी मोहब्बत की दुकान है? कहाँ आपकी मोहब्बत है? इनकी मोहब्बत कहाँ है? इनकी मोहब्बत है इसरत जहां, जो आतंकवादी थी, बेटी है बुरहानवादी, जो हालात का मारा है। इनकी मोहब्बत की दुकान है, जो कहते थे ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहने वाले, इनकी मोहब्बत की दुकान है पाकिस्तान सरपरस्त लोगों की। मैं आया वन बाय वन। चलो होल्ड ऑन जी। आप कौन बोलेगा? जी मैं आ रहा हूं, एक एक करके मैं आ रहा हूं। जी जनाब, कहां से आना हुआ? कानपुर से अनिल तिवारी। कानपुर से अनिल तिवारी, क्या काम करते हैं अनिल जी? मेरा नमकीन का काम है, फैक्ट्री। नमकीन का काम है। कानपुर के हैं?
और कानपुर से आए हैं और नमकीन का काम है इनका। कानपुर में बहुत सारे उद्योग धंधे किसी जमाने में बहुत अच्छे थे, लेकिन ठीक है, बोलिए। मैं कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ कि इतने 2009 के पहले जितनी सरकारें रही हैं, इन्हीं की रही हैं, उसमें कितने बम फटते थे और अब कितने फटे हैं? इस 9 साल में कितने फटे हैं बम? अब पहले कितने फटते थे, ये बता दें। बस ठीक है, मैं एक सवाल है कि बम का, मैं आ रहा हूँ, प्रभात आ रहा हूँ। जी बेटा, कहाँ से आना हुआ? जी मैं फरीदाबाद से हूँ, मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। शुभम भारद्वाज है फरीदाबाद से। जी क्या काम करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, कहाँ? जी मैं अपना SOL से स्टूडेंट हूँ। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बोलते हैं कि 56 इंच का सीना, मोदी जी से बोलते हैं 56 इंच का सीना दिखाने के लिए लद्दाख में चढ़ के, मतलब कि राहुल गांधी बोलते हैं, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 1962 में 56 इंच का सीना क्या नेहरू जी का नहीं था, जो हमें हरवा दिया 1962 का युद्ध? 1962 का युद्ध जब हम हारे तो उस पर ये सवाल पूछ रहे। ठीक है, कृष्णा मैनन साहब और उसके तमाम सारी रिपोर्टें, वेरी क्विक सब, वेरी क्विक। सर हमारा संस्कार ये है कि हम बुजुर्गों के बारे में खराब बात नहीं बोलते। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात आई। हमारा संस्कार ये है कि हम अपने बुजुर्गों के बारे में कोई खराब बात नहीं बोलते, ये बात सच है। लेकिन सर सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने 2 हारे हुए प्रधानमंत्री दिए हैं जो कि युद्ध हारा, एक युद्ध भूमि में और दूसरा टेबल पर। नेहरू जी के समय में जब युद्ध हुआ, आज जितना भी जमीन पहाड़ का बचा हुआ है वो हमारे सैनिकों ने बचाया है, क्योंकि नेहरू जी ने उन्हें वापस लौटने के लिए दिया। उस समय जितने भी सैनिक मरे वो गोली से कम बर्फ में उनका पैर गल जाने के कारण हुआ, क्योंकि नेहरू जी की सरकार उनको वो प्रभात वेरी क्विक। जी नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि 2 हारा हुआ दिया। इंदिरा जी का नाम सुना है? इस देश, इस दुनिया का भूगोल बदली थी वो, इस दुनिया का भूगोल बदली थी, शेर नहीं थी वो। और सुनो, शांत रहो। पता है आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हो, पता है मुझे। दूसरी बात प्रतिज्ञा, बात जो मुद्दों की है, मुद्दों की बात कह रही है हमारी बहन, इनके जवाहरलाल नेहरू। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के कर्णधार थे। उनके द्वारा जो नींव रखा गया ना, हम चंद्रमा और मंगल तक पहुंचे। बोलने में दिक्कत क्यों होती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? हमने IIT दिया, हमने IIM दिया, हमने इस देश की तरक्की में अपना खून मिसाइल लेकर के नेहरू के जमाने में, साइकिल से मिसाइल लेके गए थे नेहरू जी के जमाने में। मैं आ रहा हूँ। जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? मधुबनी बिहार। मधुबनी बिहार से। क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक नाम है। अब्दुल रज़ाक भाई का सवाल लेंगे, देन आई विल गो टू ब्रेक। जी सर, कहना यह है जी कि किसी का बाप गरीब होता है, बाद में जाके वो SP DSP बन जाता है। ठीक है रज़ाक भाई। हाँ, तो SP DSP अपने बाप को तो गाली नहीं देगा। हाँ नहीं ना देगा, बिल्कुल नहीं देगा। जिस टाइम में गांधी जी थे, नेहरू जी थे, उस समय में उनके दिमाग में जो चीज था, वो देश के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। उसमें अगर कोई शक करता है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है। आज मोदी जी के सामने मिला है ये देश, जो ही करके गया था पहले के हमारे पूर्वज जो करके गए थे, वही ना उनको मिला है। अब उनको आगे बढ़ाने का मौका मिला है। आज से 50 साल पहले मोबाइल भी नहीं था, आज कितनी टेक्निक बढ़ गई है। आज मोदी को या आज अदना आदमी को भी बच्चा क्यों जानने लगता है? क्योंकि ये मीडिया बढ़ गया। उस जमाने में तो नहीं था, तो उसका काम तो इतिहास में लिखा हुआ है, तो तोड़ मरोड़ के लोग पेश कर बोल देते हैं। रज़ाक भाई जी आराम से वेरी क्विक। मैं बस एक बात यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ, कहने की बात बहुत आराम से कह देते हैं लोग कि जिनके पास जिस टाइम पर इंदिरा गांधी थी या आज मोदी जी है, बात यह है कि उस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देने की हिम्मत, पैसा बजट निकालने का अलॉटमेंट, क्या थी हिम्मत? क्या थी आप लोगों में हिम्मत? क्योंकि आज मोदी में वो हिम्मत है, वो अपने लिए नहीं जीता क्योंकि वो प्रधान सेवक है, और जब वो प्रधान सेवक है तो वो ले जीता है लोगों के लिए। क्या इंदिरा गांधी में और जो राजीव गांधी, इनको तो बिना इलेक्शन के वो इलेक्टेड नहीं थे, वो सिलेक्टेड थे, और राजीव गांधी को बनाया गया था। अरे ये देखिए इसमें इस देश का दुर्भाग्य यही है कि अनपढ़ों से भी खराब है कुपढ़, जिन्होंने गलत पढ़ा है।
राजीव गांधी जी ने भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करी है इस देश में। आज तक सुन लीजिए, पढ़िए पहले जाके, पढ़िए पहले। अरे आप चुनाव की बात कर रही है, आज तक देश में इतने सांसद एक साथ किसी के नहीं जीते जितने राजीव गांधी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा था तब जीते थे। अरे चुप रहो यार, आराम से, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर बदतमीजी करानी है तो आप दोनों से कराइए, ऐसा नहीं होगा। अभी आप हमें 10 सेकंड भी नहीं बोलने देते हैं, पूरी आप इधर से यहाँ से हमला कराते हैं, उधर से हमला कराते हैं। तो इनकी बारी में मैं एक बार नहीं बोला, भाजपा की बारी में नहीं बोला, ये जो बैठा हुआ है इसकी बारी में नहीं बोला। अपना चुप करके सुनिए, चुप करके सुनिए। अभी आप देश के प्रधानमंत्रियों पर लांछन लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री, अगर मैं नेहरू से शुरू करूं, आज जो इसरो की बात होती है, ये इंसो पार के बिना हो जाता? ये नेहरू की देन है। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी IIT नेहरू की देन है, IIM नेहरू की देन है, एम्स नेहरू की देन है, आज एटॉमिक रिसर्च सेंटर नेहरू की देन है, एटॉमिक सर्विस जितने सब नेहरू की देन है। और अब आ जाते हैं इंदिरा गांधी पे। 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में करने वाली प्रधानमंत्री का नाम इंदिरा गांधी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको बता दूं। ऑफकोर्स, इसमें दो राय नहीं है। इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। लेकिन ये बात सच है, ऑफकोर्स दूसरा पक्ष लाना होगा और उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि 2014 में चुन के मोदी जी आए। ये भी सच है। देश का एक विजन आया और वो विजन बहुत वृहद था। इसमें दो राय नहीं है, इसमें भी दो राय नहीं है। मैं आया वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद। पहले ही इसके लिए नोटिस जारी कर दिया था और उन इलाकों को खाली भी करवा लिया गया था। यही वजह है कि इतनी इमारतें गिरने के बाद भी वहां किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि इस घटना के बाद आसपास की कई इमारतों पर भी खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से एक कमेटी बनाई गई जो उन इलाकों का जायजा लेगी जहां पहाड़ खिसकने का खतरा बना हुआ है। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को लिया गया है, वो इंस्पेक्शन करेंगे। बताया गया कि पहाड़ खिसकने के खतरे को देखते हुए प्रशासन इन इलाकों में बने असुरक्षित मकानों से लोगों को निकालने में जुट गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक मकान कटान की वजह से घाघरा नदी में समा गया। भारी बारिश की वजह से घाघरा नदी समेत वहां की कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से घाघरा नदी के किनारे पर बना एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया और उसमें समा गया। भारी बारिश की वजह से वो नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से कटान होने लगा और वो मकान पानी के तेज थपेड़ों को सह नहीं सका, जिसकी वजह से उस मकान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। पानी इतना ज्यादा था कि गिरते ही उसका मलबा नदी में समा गया, जिसके बाद उस इलाके में हड़कंप मच गया। जिसने भी वो मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि चंद सेकंड में ही ईंटों से बना उस पक्के मकान को नदी के पानी ने निगल लिया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से पहाड़ खिसकने के बाद एक दीवार के गिरने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क किनारे बनी दीवार ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आई, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए, क्योंकि जो दीवार पूरी मजबूती के साथ खड़ी थी वो बस कुछ सेकंड में ही गिर गई। सामने आए वीडियो में सड़क के किनारे बनी वो दीवार धीरे धीरे झुकती नजर आई। इस दौरान वहां सड़क से गुजरने वाले लोग वहीं रुक गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो भी सन्न रह गए, क्योंकि भारी भरकम दीवार उनकी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके साथ सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी टूट गया। राहत की बात यह रही कि जिस दौरान सड़क से लगी दीवार गिरी, कोई सड़क से गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ खिसकने की वजह से नेशनल हाईवे पिछले 2 हफ्तों से बंद है। ऐसे में फल और सब्जियां ले जाने वाले कई ट्रक ड्राइवरों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें अपने फल और सब्जियों के खराब होने का डर सताने लगा। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें कुल्लू मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रकों की लंबी लाइन नजर आई। कई ट्रक फल और सब्जियों से लदे भी दिखे। वहां फंसे कुछ ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि वो पिछले 2 दिनों से फंसे हुए हैं। वो कल से खड़े हम, मौसम खराब है, रास्ते बंद है दोनों साइड से। बताया गया कि कुल्लू से मंडी जाने वाले रास्ते पर पहाड़ खिसकने की वजह से कई सड़कें टूट गईं। ऐसे में वो हाईवे बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां वहां फंस गईं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां के कुल्लू में एक बार फिर से पहाड़ खिसक गया, जिसका डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें ऊंचाई से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरता हुआ नजर आया।
इस दौरान ऊंचाई से बड़े बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मलबा गिरता हुआ दिखा, जिसके बाद वहां धूल का गुबार उठने लगा और हर तरफ धूल ही धूल फैल गई। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से इतना ज्यादा मलबा नीचे सड़क पर आ गया कि उसे बंद करना पड़ा और वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, जबकि कई गाड़ियां वहीं फंस गईं। बताया गया कि वहां का रास्ता बंद होने की वजह से आसपास के कई गांवों में संपर्क टूट गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया। जबरदस्त बारिश के बाद वहां की नदियां डराने लगी। वहां से लहरों के तांडव का डराने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नदी का पानी तेज रफ्तार से बहता दिखा, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो मटमैला सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। नदी के तेज बहाव की वजह से आसपास के गांवों के लोग दहशत में आ गए। वहां से आए एक वीडियो में तो रिहायशी इलाके में सड़क पर दरिया बहता दिखा। सड़क पर सैलाब की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। जबरदस्त बारिश की वजह से पर्यटन से जुड़े कारोबारी परेशान नजर आए। टूरिज्म में भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। टूरिज्म तो आप मान लो कि बुकिंग तो है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। भारी बारिश की वजह से 2 दिनों के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए और प्रशासन ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलने की अपील की। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में भारतीयों से मुलाकात की है। जोहान्सबर्ग से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। पीएम मोदी को देखकर प्रवासी भारतीयों में भारी उत्साह भी दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस में पीएम मोदी के दौरे के लिए खास तैयारियां की गई हैं। और उधर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत की है, जिसमें दोनों नेता बॉर्डर पर जल्द तनाव कम करने के लिए एक साथ काम करने पर सहमत हो गए। क्योंकि 2020 में हुई गलवान हिंसा के बाद से ही एलएसी पर भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ गई। Prime Minister highlighted India's concerns at the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर एक अनौपचारिक बातचीत हुई। The two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. विदेश सचिव के मुताबिक पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बॉर्डर इलाकों में एक दूसरे का सम्मान करने से ही भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार हो सकता है। उधर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सुरक्षा कर्मियों को रोके जाने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। ये घटना उस वक्त हुई जब शी जिनपिंग एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हॉल के अंदर दाखिल हो रहे थे। तभी उनके सुरक्षा कर्मियों को रोक लिया गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें चीन के राष्ट्रपति ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाते दिखे। इसी दौरान उनके सुरक्षा कर्मी भी दौड़कर उनके पीछे जाते नजर आए, लेकिन जैसे ही सुरक्षा कर्मी गेट के पास पहुंचे उनको वहीं रोक लिया गया। हालांकि उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गेट के पास खड़े गार्ड ने शी जिनपिंग के सुरक्षा कर्मियों को अंदर घुसने नहीं दिया। वीडियो में बाकायदा शी जिनपिंग के पीछे हॉल के गेट पर धक्का मुक्की तक होती दिखी। शोर होने की वजह से शी जिनपिंग ने कई बार पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन जब उन्हें पीछे कोई नहीं दिखा तो वो आगे बढ़ते गए। चीन के राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों को रोके जाने का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। हरियाणा के झज्जर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो कार सड़क किनारे खड़ी थी और तभी दूसरी कार वहां तेजी से पहुंच गई, जिसमें कुछ लोग हथियारों के साथ बाहर निकलते नजर आए। इससे पहले कि सड़क किनारे खड़ी उस कार में बैठे लोग कुछ समझ पाते हैं, उन लोगों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि कार में बैठे लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियां चलने की वजह से वो कुछ दूरी तक ही जा पाए। घटना को अंजाम देकर बदमाश वहां से फरार हो गए। इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। हिमांशु और भाऊ रिटोलिया नाम के गैंगस्टर ने सोशल मीडिया के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू होने पर वहां के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बारे में दावा किया गया कि रेलवे स्टेशन पर लोगों के इस हुजूम की वजह बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा है। बिहार में अलग अलग जगह अपने अपने एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए कैंडिडेटों की भीड़ ट्रेन पकड़ने पहुंच गई। वीडियो में पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म तो एकदम भरा दिखा ही, सीढ़ियों पर भी पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आई। लोग एक दूसरे को धक्का मारकर किसी तरह आगे बढ़ते दिखे। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के खिलाफ दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा कर दिया। प्रदर्शन करने वाले छात्र यूनिवर्सिटी से दिल्ली में मौजूद हरियाणा भवन तक मार्च निकालना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी और नूंह हिंसा का विरोध कर रहे छात्रों को यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने से रोकने के लिए उनका गेट बंद कर दिया गया और गेट के बाहर दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग करके खड़ी नजर आई। गेटों पर ताले लगा दिए गए हैं,
और सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस बात पर छात्र बुरी तरह भड़क गए, लेकिन पुलिस की सख्ती भी उन्हें अपना गुस्सा जताने से रोक नहीं सकी और छात्रों ने कैंपस के अंदर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ट्रेन पकड़ने के लिए एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। ग्रीस की राजधानी एथेंस में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में उमड़े लोग। ग्रीस की राष्ट्रपति ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को किया सम्मानित। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे पीएम। चांद पर करीब 8 मीटर तक चल चुका है प्रज्ञान रोवर। इसरो ने चंद्रयान 3 का एक और वीडियो किया जारी। लैंडर विक्रम से बाहर निकलता दिखा रोवर प्रज्ञान। चांद की सतह पर उतरने का एक्सक्लूसिव वीडियो। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। हंगरी में चल रहे मुकाबले में पहली ही कोशिश में 88.77 मीटर फेंका भाला। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी नीरज चोपड़ा को बधाई। स्टेशन के एस्केलेटर तक ही ले गए। ये घटना एक दिन पहले की है, जब तेज बारिश से बचने के लिए धर्मपाल सिंह ने लखनऊ के चारबाग स्टेशन के अंदर तक अपनी गाड़ी घुसा दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में धर्मपाल सिंह की वो सफेद गाड़ी एस्केलेटर के पास खड़ी हुई दिखी और उस गाड़ी को देखकर वहां खड़े यात्री हक्का बक्का नजर आए। धर्मपाल सिंह के उतरने के बाद उनकी कार दिव्यांगों के लिए बने उसी रैंप से उतर गई जिससे वो चढ़ी थी। इस वीडियो को देखकर दावा किया जा रहा था कि धर्मपाल सिंह ने अपनी गाड़ी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दी ताकि उन्हें चलना न पड़े, मगर धर्मपाल सिंह ने इस दावे को सफेद झूठ बताया। ना तो प्लेटफार्म पर कोई गाड़ी गई थी, ना किसी को कठिनाई थी। हालांकि धर्मपाल सिंह ने ये जरूर माना कि उनकी कार स्टेशन के एस्केलेटर तक गई थी क्योंकि तेज बारिश हो रही थी। और इस बीच भारी बारिश ने अमेरिका के लास वेगस की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। वहां कई दिनों की बारिश में आसमान से इतना ज्यादा पानी गिरा कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और बाढ़ के पानी ने शहरी इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बारिश के बाद लास वेगास की कई सड़कें जलमग्न नजर आईं। मटमैला पानी रास्तों पर जगह जगह इकट्ठा दिखाई दिया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लास वेगास के साथ साथ अमेरिका के ओहायो और मिशिगन राज्यों पर भी आसमान से आफत बरस रही है। बारिश और बाढ़ के बीच ओहायो में कई लोगों के लापता होने की भी खबरें सामने आई, जिनकी तलाश में कई टीमों को लगा दिया गया है। लेकिन इस घटना में साजिश का एक और एंगल बेलारूस से आई एक तस्वीर से जोड़ दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को ठिकाने लगाने की योजना पहले ही तैयार की जा चुकी थी और अपने इस दावे के पीछे उसने बेलारूस से आई उन सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला दिया जिनमें वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के टेंट उखड़ते दिखाई दिए। पश्चिमी मीडिया ने आरोप लगाया कि बेलारूस में जो जगह वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को रहने के लिए दी गई थी उसे रातों रात खाली करा लिया गया और जिस दिन बेलारूस से वो टेंट हटे ठीक उसी दिन येवगेनी प्रिगोजिन के हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद इसमें किसी बड़ी साजिश का शक जताया जाने लगा। वहीं 2 दिन पहले रूस ने अपने एक कमांडर को भी प्रिगोजिन से नजदीकी की वजह से बर्खास्त कर दिया था। यही वजह रही कि पश्चिमी मीडिया इस बात की तरफ इशारा करने लगा कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन की प्लानिंग हो सकती है। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने प्रिगोजिन के अंत की भविष्यवाणी 2 महीने पहले ही कर दी थी। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि पुतिन ने ही प्रिगोजिन की हत्या की साजिश रची, जिसकी भविष्यवाणी जून महीने में ही कर दी गई थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने 2 महीने पहले ही कह दिया था कि प्रिगोजिन के दिन अब पूरे हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश कर पुतिन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। वैगनर के विद्रोह के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रिगोजिन के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिकी मीडिया ने आशंका जताई कि प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप के वजूद पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि 2014 में वैगनर ग्रुप के गठन के बाद से ही प्रिगोजिन इसकी अगुवाई कर रहे थे और उनकी मौत के बाद वैगनर ग्रुप का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि इस ग्रुप में अब भी 25,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भारी बारिश के बीच हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां सोत नदी में आए उफान की चपेट में आकर एक गाड़ी पलट गई, जिसे निकालने के लिए लोग कड़ी मशक्कत करते दिखे, क्योंकि नदी में आई बाढ़ की वजह से आसपास के इलाके डूब गए। और बताया गया कि इसी दौरान पानी से भरे एक रास्ते को पार करने के दौरान उस गाड़ी के चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से गाड़ी पलट गई। इस घटना के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से उस गाड़ी को वहां से निकाला गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। कुल्लू से कई इमारतों के साथ जमींदोज होने की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें उसने लोगों को डरा कर रख दिया। इस वीडियो में एक के बाद एक कई इमारतें चंद सेकंड में भरभरा कर गिरती नजर आईं। हालांकि इस घटना से पहले ही उन इमारतों को खाली करवा लिया गया था।
लेकिन जिसने भी इस वीडियो को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीरों में पहले एक इमारत का एक हिस्सा धीरे धीरे टूटकर गिरने लगा और फिर देखते ही देखते वो पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके कुछ सेकंड बाद उसके पास वाली एक और इमारत भी भरभरा कर गिर गई और फिर कुछ ही देर में एक के बाद एक कई इमारतें जमींदोज हो गई, जिनके धुएं ने पूरे इलाके को घेर लिया। ये खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और चिल्लाने लगे। इन तस्वीरों को देखकर वहां रहने वाले लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि चंद सेकंड में वो सभी इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। कुल्लू में पहाड़ खिसकने की वजह से जो इमारतें गिरी, उनके बर्बाद होने की आशंका पहले ही जताई गई थी। वहां के प्रशासन के मुताबिक उन्होंने कई दिन पहले ही इसके लिए नोटिस जारी कर दिया था और उन इलाकों को खाली भी करवा लिया गया था। यही वजह है कि इतनी इमारतें गिरने के बाद भी वहां किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि इस घटना के बाद आसपास की कई इमारतों पर भी खतरा मंडराने लगा, जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से एक कमेटी बनाई गई जो उन इलाकों का जायजा लेगी जहां पहाड़ खिसकने का खतरा बना हुआ है। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को लिया गया है, वो इंस्पेक्शन करेंगे। बताया गया कि पहाड़ खिसकने के खतरे को देखते हुए प्रशासन इन इलाकों में बने असुरक्षित मकानों से लोगों को निकालने में जुट गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक मकान कटान की वजह से घाघरा नदी में समा गया। भारी बारिश की वजह से घाघरा नदी समेत वहां की कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से घाघरा नदी के किनारे पर बना एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया और उसमें समा गया। भारी बारिश की वजह से वो नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से कटान होने लगा और वो मकान पानी के तेज थपेड़ों को सह नहीं सका, जिसकी वजह से उस मकान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। पानी इतना ज्यादा था कि गिरते ही उसका मलबा नदी में समा गया, जिसके बाद उस इलाके में हड़कंप मच गया। जिसने भी वो मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि चंद सेकंड में ही ईंटों से बना उस पक्के मकान को नदी के पानी ने निगल लिया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से पहाड़ खिसकने के बाद एक दीवार के गिरने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क किनारे बनी दीवार ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आई, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए, क्योंकि जो दीवार पूरी मजबूती के साथ खड़ी थी वो बस कुछ सेकंड में ही गिर गई। सामने आए वीडियो में सड़क के किनारे बनी वो दीवार धीरे धीरे झुकती नजर आई। इस दौरान वहां सड़क से गुजरने वाले लोग वहीं रुक गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो भी सन्न रह गए, क्योंकि भारी भरकम दीवार उनकी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके साथ सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी टूट गया। राहत की बात यह रही कि जिस दौरान सड़क से लगी दीवार गिरी, कोई सड़क से गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ खिसकने की वजह से नेशनल हाईवे पिछले 2 हफ्तों से बंद है। ऐसे में फल और सब्जियां ले जाने वाले कई ट्रक ड्राइवरों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें अपने फल और सब्जियों के खराब होने का डर सताने लगा। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें कुल्लू मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रकों की लंबी लाइन नजर आई। कई ट्रक फल और सब्जियों से लदे भी दिखे। वहां फंसे कुछ ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि वो पिछले 2 दिनों से फंसे हुए हैं। वो कल से खड़े हम, मौसम खराब है, रास्ते बंद है दोनों साइड से। बताया गया कि कुल्लू से मंडी जाने वाले रास्ते पर पहाड़ खिसकने की वजह से कई सड़कें टूट गईं। ऐसे में वो हाईवे बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां वहां फंस गईं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां के कुल्लू में एक बार फिर से पहाड़ खिसक गया, जिसका डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें ऊंचाई से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरता हुआ नजर आया। इस दौरान ऊंचाई से बड़े बड़े पत्थर और भारी मात्रा में मलबा गिरता हुआ दिखा, जिसके बाद वहां धूल का गुबार उठने लगा और हर तरफ धूल ही धूल फैल गई। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से इतना ज्यादा मलबा नीचे सड़क पर आ गया कि उसे बंद करना पड़ा और वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा। सब लोग साथ में गाएंगे। का आबा खोए औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर
मांगे सब ठीक है, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सब ठीक है, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे मेहमान जो मौजूद हैं उन सब का, और वो जो शो में शरीक हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। भैया जी, कहिन का ये जो प्रोग्राम है वो पिछले 9 सालों से लगातार आपके बीच में यही कैनॉट प्लेस और देश के तमाम सारे हिस्सों में घूमता रहता है, और ये शुभ होता है। अगर तार टूट जाए तो ये बहुत अच्छा है। इससे अच्छा शुभ कोई चीज नहीं होती कि अगर साज का तार टूट जाए तो यकीनन आप बहुत सुरीले आदमी, बहुत अच्छा बजा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में बोलना चाहते हैं या दूर से आए हैं उन सब का बहुत स्वागत है। जो मेहमान हमारे साथ, आज मैंने तारुफ नहीं कराया किसी का, जो मेहमान मौजूद हैं उन सब का, अनिल यादव जी कांग्रेस का पक्ष करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जवाद। प्रभात कुमार जी, अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, पसमानदा समाज से हैं। मनु शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो वाले भैया नवल जी, बहुत तेज बोलते हैं यार तुम, मतलब सारा प्रोग्राम तुम मेरा हिला देते हो। सर कभी कभी क्या होता है, बोलते बोलते थोड़ी आवाज बढ़ जाती है। उसकी दवा है मेरे पास, ले लो। इसके बाद मिलना तुम्हें, शो के बाद मिलना, उसकी दवा है, बताएंगे तुम्हें कैसे। जहां पे मैं शो पे मैंने रोका था, जिसको बातचीत का सिलसिला मैंने ब्रेक पे रखा था, तो वो ये बात थी कि राहुल गांधी ने कहा कि उनसे एक नवयुवक ने आज लद्दाख में पूछा कि अगर आप सत्ता में आए तो क्या उन हालात को बदल देंगे जो भारतीय मुसलमान झेल रहे हैं। स्पीच के लिए सजा पाते देखते हैं उनको, मुस्लिम, मतलब रेफर कर रहा था अकलियत के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में। राहुल गांधी ने कहा कि आप सच कह रहे हैं, भारत में मुसलमानों पर हमला हो रहे हैं, और ये शिकायत गलत नहीं है। बल्कि एक बात उन्होंने और जोड़ी कि सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, तमाम अकलियत जो है, माइनॉरिटीज जो हैं, उनको भी ये दंश झेलना पड़ रहा है। जी ऑफ कोर्स, मैं पसमानदा समाज के हैं, यहां से शुरू करता हूं, देन द डिबेट इज ओपन। जी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, मोदी जी की। ठीक कहा राहुल जी ने कि वो पसमानदा समाज का उत्थान करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सबके माध्यम से, आपके माध्यम से सब जानते हैं, 70 वर्ष आपके दादाजी, आपकी दादी जी, आपके पिताजी का राज रहा। मैं उस समाज से आता हूं जिस समाज 70 वर्षों में एक रोटी के लिए, यानी गेहूं के लिए तरसता था। मैंने बाजरे की रोटी खाई है, मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने। आज वो रोना आता है कि कहाँ चले गए थे राहुल जी, आपके दादाजी और आपके दादी जी और आपके दादी जी, कहाँ चले गए थे। हमें जो राशन मिलता था सड़ा हुआ मिलता था। हम इतने परेशान थे, ना हमें शिक्षा थी हमारे पास में, ना रोजगार थे हमारे पास में, और एक वक्त की रोटी खाने के लिए हम परेशान थे। मेरा समाज रोया है, और मैं सक्का समाज से हूँ। मैंने, मेरे समाज ने पानी, कौन सा समाज है? सक्का अब्बासी, जो पानी, मैंने पानी, मेरे परिवार ने, मेरे खानदान ने, मेरे समाज ने पानी बेचकर, पानी पियाकर रोटी, रूखी बोसी रोटी खाई है। वो समाज ने वो दंड देखा है, आज आंसू आते हैं। मैं सोचता हूं कि शायद वो कल चला गया है। आज मोदी जी आए, उन्होंने जो दिया है, उन्होंने जो दिया मेरे समाज के लिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। परंतु अभी ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं गरीब हूं, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं जी ऑफ कोर्स, आपका पहले तो लो, कोई इमोशनल कार्ड नहीं खेला जाएगा, कोई इमोशनल नहीं। जवाब यू हैव टू वेट, जवाब यू हैव टू वेट, लो जवाब यू हैव टू वेट। मैं नाम जानना चाहती हूँ आपका। मेरा नाम बीनेश है। बीनेश जी, एक मिनट, भोपाल से आती हैं, दिल्ली में पढ़ाई के लिए आई हैं, और आज भैया जी में प्रोग्राम में शरीक है। पहले तो मैं आपका बहुत ख्याल रखता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ योर क्वेश्चन। सर, वो जो सर बात कर रहे थे कि ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट, वो सही बात है, सब ठीक है। पसमानदा जो लोग हैं उन्होंने बहुत अट्रॉसिटीज, बहुत परेशानियां झेली हैं।
सर मैं खुद रिसर्च कर रही थी इसी एग्जैक्ट टॉपिक पर। हाँ। तो रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने सजेस्ट किया है कि रिजर्वेशन होना चाहिए लोअर कास्ट मुस्लिम्स के लिए। हाँ, तो जब ईडब्ल्यूएस के लिए दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन विदाउट एनी कमीशन शुरू कर दिया गया, तो पसमंदास के लिए और लोअर कास्ट मुस्लिम्स के लिए इतना जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो ऑलरेडी कमेटी सजेस्ट कर चुकी है, अगर बीजेपी को स्टार्ट करना होता तो ऑलरेडी रिजर्व क्यों नहीं कर दी उन्होंने सीट? जी, 341 का मुद्दा है और वो ये कहता है कि रिजर्वेशन की बात। जी बाबू जी, कहाँ से आना हुआ? ये क्यों नहीं उठा रहे हैं? कौन बात चीजें उठा रहे हैं? तो उठाई तो है मुद्दा। हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे देर से क्यों आते? टाइम से आया करिए। हम तो टाइम से आया कर, बोलना है कुछ की, वो उठा तो दिया मुद्दा, आप टाइम से आया करिए। कुछ कर नहीं रही है सरकार, कहाँ कर रही है कुछ? कहाँ से आना हुआ आपका? अरे हम तो दिल्ली के हैं। अरे तो ऐसा मरे मरे काहे बोल रहे हैं? दिल्ली से। जी जस्ट मिनट, 341 का मुद्दा रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए, वो खासतौर से पसमानदा और जो हाशिए पे हैं उनके लिए। जी मैंने ले लिया मुद्दा ले लिया, बट ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं। जी यादव जी। हाँ सर साहब, जो भी गरीब तबका है, जो भी उन्नत नहीं है, जो समाज में, भाई देखिए जो हाशिए पे उनके सवाल सुन लेते, एक बार मैं सवाल सुन लेता हूँ। जी, जो भी हाशिए में है उसको मिलना चाहिए, वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज से हो, ये बराबरी, उनको बराबरी स्तर पे लाने के लिए उनको रिजर्वेशन मिलना आवश्यक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैं किसान हूँ, हरियाणा का हूँ जी, जो यूं कहता है ना महंगाई हो गई, टमाटर महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, किसान की सब्जी महंगी बिकने से इनको क्यों दर्द होता है? मेरी किसान की सब्जी महंगी बिक रही है, इनको महंगाई दिखती है, बेरोजगारी भगवान भी। यादव जी एक बात तो है, अगर टमाटर आप 120 में बेचेंगे अच्छी बात है, किसान को मिले, लेकिन 120 रुपए टमाटर हम कहां से खरीदें? कंज्यूमर कहां जाए, उपभोक्ता कहां जाए? यह भी तो सवाल है। 1.5 महीने से 2 महीने महंगाई होती है बारिश के कारण, प्राकृतिक आपदा। 2 महीने में आप प्राण चूस लो मेरे सारे, है ना? जी अनिल बीजेपी। देखिए जहां तक बात है, यदि पैसा किसान तक पहुंच रहा होता तब तो बीच में जो मंझोले बैठे हुए हैं, बिचौलिए जो बैठे हुए हैं, जो बीजेपी के पाले हुए हैं, पैसा तो वो ले जा रहे हैं। अब सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ किसी समाज की बात नहीं होनी चाहिए, हाशिए पे खड़े हुए उस लड़के की भी बात होनी चाहिए जो डिग्री होने के बाद मोदी जी ने कह दिया कि जाओ पकौड़े तलो, तो इसकी भी बात होनी चाहिए। धर्म और जाति पे तो बाद में आएंगे, पहले नौजवान पे आए, महिलाओं पे आए, जिनका उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और जब आपकी डिबेट चल रही थी, एक और मुद्दा चीन का चल रहा था, रुको भाई, चीन का एक मुद्दा चल रहा था, उस पर बात हुई और बहादुरी की भी बात चल रही थी। मैं ये जानना चाहता हूं, और क्योंकि मोदी जी ने ये कहा कि चीन में हमारे अपोजिशन की बैठक में कहा कि कोई नहीं घुसा है सीमा में, यदि ऐसा है, आप रोज जो बच्चे अखबार पढ़ते होंगे, रोज मीटिंग्स हो रही हैं चीन के और हमारे बड़े अधिकारियों के, सैनिकों के बीच 19 बार अब तक बैठक हुई है। यदि चीन आया ही नहीं है तो बैठक किस बात की हो रही है? अभी एक सेकंड 10 सेकंड रक्षा मंत्री जी का बयान है, मोदी जी का आज खुद का बयान है कि उन्होंने चीन के प्रेसिडेंट से बात करी है कि भैया डिसएंगेजमेंट हटाओ। डेमचोक, डेप्सांग, आपका नॉर्थ और साउथ जो पैंगोंग है, वहां पर स्थिति यह है कि जो हमारे लोग अपने जानवर चराने जाते थे ना, वो नहीं जा पाते हैं। ईस्ट ऑफ लद्दाख। जी एक तो जिस ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये साफ बोला गया है मोदी जी ने, क्योंकि ये कांग्रेसी हैं और ये जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके मैं वोट ले लूंगा, तो इसीलिए रिजर्वेशन की बात मुस्लिमों के रिलीजन पे करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा रिजर्वेशन होगा पर ओबीसी के अंडर होगा, कास्ट सिस्टम पे बात हो रही है, हम बात नहीं करेंगे रिलीजन के ऊपर। ये इनकी आदत है, जातिवाद क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, यही हम लोग चाहते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, रुको भाई, कहाँ से आना हुआ भैया? मैं दिल्ली से ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप डेरा है। संदीप डेरा साहब क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। वेरी क्विक सवाल। मेरा सवाल जो कांग्रेस से जो आए हैं, मेरा सवाल उनसे है कि राहुल गांधी से कोई मुस्लिम युवक पूछता है कि भाई मुस्लिम लोगों की इतनी हत्या हो रही है देश में, क्या उन्होंने ये पूछना जरूरी समझा कि आज पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के घरों को निकाल कर उनको मारा जा रहा है,
भैया फालतू का सवाल नहीं है, सुनो मेरी बात। अदू बोल। किसी ने नहीं कहा फालतू का सवाल है ये, और जिसने ये कहा फालतू का सवाल, उस पर मुझे उससे सवाल करना है जी। मैं वही कह रहा हूँ कि हिंदुओं को उनके घर से बेघर करके उनके घरों में आग लगाई मेरा साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वेरी क्विक, क्योंकि समाज समय कम हो रहा। हिंसा कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, वो निंदनीय है, वो गलत है, वो गलत है। प्रतीक जी देखिए, नफरत और मोहब्बत की जब आप बात करते हैं तो आप कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब आपकी जुबान सिल गई थी। जब वहां लाल चौक पे अपने ही देश का तिरंगा, लाल चौक पे अपने ही देश का तिरंगा लोग लेकर जाने से डरते थे, तब आपकी जुबान सिल गई थी। जिस लद्दाख की आप बात करते हैं उसी से कुछ दूर पे आर्यन वैली है, जहाँ पे हमारी पुरानी संस्कृति रहती है, आज तक उसकी बात की। जिस कारगिल की बात करते हैं, कारगिल के लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि कश्मीर के मुस्लिम तुष्टीकरण में हमारी आवाज दबाई गई। आप ये बताइए, आज इस रोड पे शाहरुख खान मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसी रोड पे आज उस गरीबों के लिए राशन जाता है। मोदी जी के लिए मुद्दा ये है, वहाँ लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। कश्मीर में, लद्दाख में, आज कश्मीर और लद्दाख के लोग खुश हैं तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से है। नहीं, मेरे भाई ने बोला, हाँ वही बात मैं बोल रहा हूँ कि मेरे भाई ने बोला कि उस वक्त की घटना कश्मीरी पंडित, इनको पता होना चाहिए बीपी सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी। और दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी ना, 18 करोड़ रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्टेड स्कोर था। रुको 252 करोड़, जनता को जानना चाहिए। क्लैरिफिकेशन आया उसका जी। मैं सवाल पूछूंगा, कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि आजादी के बाद नेहरू जी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें कश्मीर में 370 देना पड़ा? तो देश तो आजाद हो चुका था। बताओ 370 बताओ, अगर 370 नहीं होती, अगर 370 का इसके आतंकवादियों को, आपने जिहादियों को कश्मीर दे दिया। हिमाचल में क्या है? और हिमाचल में क्या है? वेरी क्विक। रिजर्वेशन की जहाँ तक बात हो, दोनों पार्टियां जो बोल रही है, मैं दोनों की साइड से नहीं हूँ, जो दोनों बोल रही है डिपेंड करता है आप लाइन की कौन सी साइड से हो, आप वहीं से बोलोगे। आपको क्या लगता है कल को ये लोग विपक्ष में होंगे, ये लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे? बात सेम है, बट रिजर्वेशन इक्वालिटी और इक्विटी के बीच का गैप है। मतलब कि अगर कोई इतना ऊंचा है, कोई इधर है,